नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेघालय की एक विधानसभा सीट पिंथोरम क्राह की। अब देखिए, ये सिर्फ किसी चुनाव के नतीजों का एक विश्लेषण नहीं है। हम यहाँ शासन, राजनीति और लोगों की उम्मीदों के बीच जो एक नाजुक रिश्ता होता है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। पिंथोरम क्राह बस एक जगह का नाम नहीं है। ये अपने आप में एक केस स्टडी है, एक सबक जो हमें सिखाता है कि असल में जनता केंद्रित राजनीति का मतलब क्या है। तो चलिए, आंकड़ों और जमीनी हकीकत किस कहानी में गहराई से उतरते हैं। तो पिंथरूम रहा है कहाँ? ये ईस्ट खासी हिल्स का एक ऐसा इलाका है जो बहुत तेजी से शहर में तब्दील हो रहा है। यहाँ की हवा में आपको परंपरा की महक भी मिलेगी और तरक्की की एक बेचैनी भी। सच कहूँ तो ये भारत के कई और इलाकों जैसा ही है, जहाँ चुनौतियाँ और मौके दोनों साथ साथ चलते हैं। एक तरफ आपको ऊंची ऊंची इमारतें दिखेंगी और दूसरी तरफ पानी के लिए लगती लंबी लंबी कतारें। एक तरफ विकास की बड़ी बड़ी बातें हैं तो दूसरी तरफ बुनियादी जरूरतों के लिए रोज का संघर्ष। इस जगह की कहानी दरअसल पूरे देश के बदलते हुए राजनीतिक मूड की कहानी है। हर आंकड़े के पीछे ना एक इंसानी कहानी छुपी होती है, और यहाँ की कहानी इस एक लाइन में सिमट जाती है। ये कहानी उन पढ़े लिखे नौजवानों की है जिनके हाथों में डिग्रियां तो हैं पर रोजगार नहीं है। और यह सिर्फ एक आर्थिक मसला नहीं, ये एक सामाजिक संकट है, एक गहरी निराशा जो सालों से यहाँ के लोगों के मन में घर कर गई है। और देखिए, जब उम्मीदें टूटती हैं तो वो सिर्फ एक इंसान की निजी समस्या नहीं रहती, वो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए एक चेतावनी बन जाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि होता क्या है जब किसी समाज की जरूरतें तो सालों साल वही रहती हैं, पर उनके वोट देने का तरीका, उनकी राजनीतिक पसंद बदलने लगती है। बस यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वोटरों की जरूरतों और राजनीतिक नतीजों के बीच ये जो फासला है, ये आखिर क्यों और कैसे पैदा होता है। तो चलिए, सबसे पहले पिंथोरम क्राह की नब्ज टटोलते हैं। ये जानते हैं कि यहाँ के लोगों को असल में क्या चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो उनकी रोज की जिंदगी तय करती हैं, और कौन सी मुश्किलें उनकी सबसे बड़ी चिंताएं हैं। यहाँ की जो समस्याएं हैं वो कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी और लगातार बनी रहने वाली चुनौतियां हैं। पानी की किल्लत तो एक स्थायी मुद्दा है, सड़कें खराब हैं, ट्रैफिक जाम रोज की बात है, नौजवानों में बेरोजगारी, जैसा हमने पहले भी देखा, बहुत ज्यादा है। ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है कि हर साल बाढ़ आती है, लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। बिजली और स्ट्रीट लाइट्स का तो कोई भरोसा ही नहीं है। और पार्क जैसी जो बुनियादी सहूलतें होती हैं, उनका तो नामो निशान नहीं है। ये वो मुद्दे हैं जो हर चुनाव में उठते तो हैं, पर उनका हल आज भी बहुत दूर है। ठीक है, तो लोगों की परेशानियों से हटकर अब जरा सीधे आंकड़ों पर आते हैं, क्योंकि भावनाएं हमें कहानी का एक हिस्सा बताती हैं, लेकिन आंकड़े वो हमें सच्चाई दिखाते हैं। लोगों की शिकायतों के बीच चुनावी गणित हमें क्या बता रहा है, आइए इस जनादेश को समझने की कोशिश करते हैं। साल 2023 में पिंथोरम क्राह में कुल मतदाता थे 34,823। ये संख्या हमें उस पैमाने का अंदाजा देती है जिस पर हम बात कर रहे हैं। ये एक छोटा लेकिन घनी आबादी वाला शहरी इलाका है, जहां हर एक वोट अपनी एक कहानी कहता है, अपनी एक उम्मीद रखता है। अब जो बात वाकई में ध्यान खींचती है वो ये है, 2018 में जहां लगभग 87% लोगों ने वोट दिया था, 2023 में यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 75% पर आ गया। लगभग 12% की ये गिरावट, ये बहुत बड़ा संकेत है। ये कोई मामूली उतार चढ़ाव नहीं है। क्या ये सिस्टम के प्रति एक तरह की उदासीनता है, या फिर ये निराशा का प्रतीक है? ये एक खामोश विरोध भी तो हो सकता है। ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जिसका जवाब हर राजनीतिक दल को खोजना ही होगा। 2023 के चुनाव में जीत का अंतर 10% से भी कम था, सिर्फ 9.72%। इसका सीधा सा मतलब है कि मौजूदा विधायक जीते तो जरूर, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा था। एक रणनीतिकार की नजर से देखूं तो 10% से कम का मार्जिन हमेशा एक चेतावनी की घंटी होता है। ये बताता है कि हवा कभी भी बदल सकती है और बदलाव की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। चलिए अब और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये नतीजा बना कैसे। चुनाव के नतीजों के पीछे आखिर कौन सी ताकतें काम कर रही थीं? हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि इन पैटर्न को इनकी जड़ में जाकर समझना होगा।
ये टेबल एक बहुत लंबी कहानी कहती है। जो मौजूदा विधायक हैं श्री एएल हेक, उनका दशकों से इस सीट पर दबदबा रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी से लड़े हों। 1998 से वो लगातार जीतते आ रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब एक ही चेहरा इतने लंबे समय तक सत्ता में रहता है तो वोटरों में एक तरह की थकान पैदा होने लगती है। यह हमें लोकतंत्र की गरिमा और सूचित सार्वजनिक बहस की जिम्मेदारी की याद दिलाता है, जहां हर नागरिक को अपने वोट के जरिए सवाल पूछने और जवाबदेही मांगने का हक है। ये चार्ट दिखाता है कि असल खेल हुआ क्या। जीतने वाले को मिले सिर्फ 35.7% वोट। इसका मतलब है कि लगभग 64% वोटरों ने उनके खिलाफ वोट दिया, पर यह सारा वोट बट गया। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, लेकिन वीपीपी जैसी नई पार्टियों ने भी एक बड़ा हिस्सा अपनी तरफ खींच लिया। नतीजा, विपक्ष का वोट इतना बिखर गया कि वो एक मजबूत चुनौती पेश ही नहीं कर सका। यह साफ दिखाता है कि सिर्फ असंतोष होना काफी नहीं है, उस असंतोष को एक दिशा देना भी उतना ही जरूरी है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? वोटरों का संदेश बिल्कुल साफ है। अब वो पार्टी की वफादारी या किसी नेता के पुराने कार्यकाल को देखकर वोट नहीं देंगे। वो काम देखना चाहते हैं, जमीन पर। अब परफॉर्मेंस को इनाम मिलेगा, सिर्फ वादों को नहीं। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, और ये किसी भी उस पार्टी के लिए एक मौका है जो जमीनी स्तर पर नतीजे दे सकती है, जो लोगों की समस्याओं को वाकई में हल कर सकती है। अब हम इस पूरे विश्लेषण के दिल में आते हैं, जिसे हम कहते हैं जवाबदेही का अंतर। ये एक तरफ तो लंबे समय से पद पर बैठे विधायक के काम, और दूसरी तरफ वोटरों की नई पीढ़ी की उम्मीदों के बीच का फासला है। जरा इन दो मुख्य दावेदारों की तुलना कीजिए। एक तरफ हैं कांग्रेस के श्री पीसीएम, 2 बार के वार्ड काउंसलर, एक जमीनी नेता जिन्हें एक नए चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ हैं बीजेपी के श्री एएल हिक, 5 बार के विधायक, पूर्व मंत्री, एक स्थापित और ताकतवर चेहरा जो निरंतरता का प्रतीक हैं। अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प चीज है वर्क स्कोर। जरा देखिए, मौजूदा विधायक की विश्वसनीयता और पहुंच भले ही ज्यादा हो, लेकिन जब बात आती है काम की, परफॉर्मेंस की, तो दोनों उम्मीदवारों का स्कोर बहुत कम है। 5 में से सिर्फ 2। बस यहीं पर वो जवाबदेही का अंतर पैदा होता है। वोटर देख रहे हैं कि इतने सालों के बाद भी उनकी बुनियादी समस्याएं ज्यों की त्यों हैं, और यही वो जगह है जहां एक चैलेंजर के लिए सबसे बड़ा मौका बनता है। तो सबसे जरूरी सवाल, कोई भी चैलेंजर इन शिकायतों को एक जीत की रणनीति में कैसे बदल सकता है? ये रहा उसका ब्लूप्रिंट। और ये सिर्फ चुनाव जीतने का खाका नहीं है, ये सही मायनों में शासन करने का खाका है। एक कामयाब रणनीति के लिए बहुत अनुशासन चाहिए। इसकी शुरुआत होती है लोगों को सुनने से। पहले 30 दिन घर घर जाइए, लोगों की नौकरी और पानी जैसी समस्याओं को ध्यान से सुनिए। अगले 30 दिन इन्हीं मुद्दों पर एक मजबूत कैंपेन चलाइए। अधूरे वादों के सामने अपना एक डिटेल्ड एक्शन प्लान रखिए, और आखिरी 30 दिनों में बड़े नेताओं को साथ लाकर अपना समर्थन दिखाइए। और फिर चुनाव के दिन हर एक वोट को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना पक्का कीजिए। और ये दिखाता है कि आज के दौर में पुराने तरीके के जमीनी काम के साथ साथ स्मार्ट डिजिटल तरीकों का मेल कितना जरूरी है। आपके संदेश बहुत लोकल होने चाहिए, जैसे पिंथोरम क्राह के लिए पानी, सड़कों और नौकरियों पर डिटेल्ड प्लान जारी करें, फेसबुक लाइव और व्हाट्सएप का खुलकर इस्तेमाल करें, दूसरे दलों के हमदर्दों को भी अपने साथ लाएं, और अपने उम्मीदवार की एक ऐसी छवि बनाएं जो ताजगी भी दे और अनुभव भी दिखाए, जो एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो। और अंत में हमें इस पूरी बातचीत को सिर्फ चुनावी रणनीति से ऊपर उठाकर सुशासन के जो मूल सिद्धांत हैं उन तक ले जाना होगा, क्योंकि असली काम तो चुनाव जीतने के बाद ही शुरू होता है। जीतना एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। इसे एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि शासन सेवा का सबसे ऊंचा रूप है। राजनीतिक ताकत अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, ये तो समाज की सेवा करने और उनकी समस्याओं को हल करने का एक जरिया है। जब कोई नेता इस भावना से काम करता है, तभी वो लोगों का भरोसा जीत पाता है। और आज के डिजिटल युग में भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत गोपनीयता और सहमति जैसे मूल्यों का सम्मान करना उस भरोसे को बनाने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो हम इस एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। अगर एक वोट एक समाज की आवाज है, तो एक नेता को उस आवाज को सही मायने में सुनने के लिए क्या करना पड़ता है? ये सिर्फ कानों से सुनने की बात नहीं है, ये समझने और फिर उस समझ पर काम करने की बात है। यही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। अगर आप एक जन-केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0800 404 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।